पधारो मारे जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान, म्हारो प्यारो हिंदुस्तान। नमस्कार सभी दर्शकों का अलबेलो राजस्थान में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। और हमारे दूरदर्शन परिवार की ओर से सभी दर्शकों को आज शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। आज शारदीय नवरात्रे जिस प्रकार से प्रारंभ हो रहे हैं, शक्ति की आराधना का ये पर्व है और इस शक्ति आराधना के पर्व पर मैं विवेकानंद शर्मा दूरदर्शन राजस्थान के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि कहा जाता है कि पहला नवरात्रा जो होता है उस दिन खासतौर पर माता के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। शैलपुत्री का जो स्वरूप है वो माँ सती के जीवन के साथ में जुड़ा हुआ बताया जाता है। जिस प्रकार से प्रजापति दक्ष ने जो यज्ञ किया था और उसके बाद में जो दूसरा जन्म माता सती को लेना हुआ, वो दूसरा जन्म पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में वो आई और इसीलिए शैलपुत्री उनका नाम रखा गया। और जब हम उनका स्वरूप देखते हैं तो ध्यान में आता है कि उनके दाहिने हाथ में जो है वो त्रिशूल दिखता है और साथ ही साथ बाएं हाथ में दिखता है कमल का फूल। उन्हें वृषरूढ़ा भी कहा जाता है, अर्थात उनका जो वाहन है उसे बैल का जो है वो वाहन कहा जाता है। और आज चूंकि शालू जी मेरे साथ में हैं, मेरी को एंकर शालू जी, माता का जो है वो पहला ये नवरात्रा है, तो निश्चित रूप से शालू जी कहा जा सकता है कि माँ जगदम्बे की जो आराधना का ये पर्व है, लगातार 9 दिन तक साधक साधना करते हैं और साथ ही साथ ये विषय जो है स्वास्थ्य के साथ भी जुड़ा हुआ है। तमाम तरह की बातें तो हम करेंगे ही, लेकिन आज के इस खास कार्यक्रम अलबेलो राजस्थान में जो हमारे स्टूडियो में जो अतिथि आए हैं उनका परिचय करवाने से पहले हम चाहेंगे कि कुछ छाया चित्रों के माध्यम से एक बार उनका परिचय हम देख पाते हैं कि आप एक बार उनका परिचय जो है वो छाया चित्रों के माध्यम से। जी। तो ये देखकर समझ में आ ही गया होगा सभी दर्शकों को कि हमारे जो आज विशिष्ट अतिथि हैं, हमारे जो मेहमान हैं, वे एक प्रशासनिक अधिकारी हैं और बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न भी हैं। बिल्कुल, जो हमारे आज के मेहमान हैं वे हैं सेवानिवृत्त भारतीय सेवा के अधिकारी रहे, सेवानिवृत्त अतिरिक्त मुख्य सचिव रहे श्रीमान आर वेंकटेश्वरन जी। वेंकटेश्वरन जी, बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में आपका। नमस्कार। आर वेंकटेश्वरन जी भारतीय सेवा के प्रशासनिक अधिकारी रहे, सेवानिवृत्त रहे और अलग अलग विभागों में आपको कार्य का अनुभव रहा। आप हाउसिंग बोर्ड में कमिश्नर रहे, उसके अलावा शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर क्षेत्र हो कृषि का, अलग अलग विभागों में भी आपको अनुभव रहा। लेकिन खास बात जो है आपकी, शालू जी, जो मैं सर के बारे में थोड़ा सा देख रहा था, जो पढ़ाई है इनकी, वो आप देखेंगे कितनी विविधता वाली पढ़ाई है। आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग आपने की, उसके बाद में फिर आपने
एमकॉम किया है, एमकॉम करने के साथ में एमपीए, एलएलबी, पीएचडी, अलग अलग विधाओं में आपका अध्ययन रहा है। तो सर, सबसे पहले तो चूंकि आज नवरात्रि का प्रथम दिवस है, तो आपसे नवरात्रि पर क्या कहना चाहेंगे, खासतौर पर हमारे दर्शकों के लिए? नहीं, नवरात्रि जो है एक महालय अमावस्या के बाद आता है, तो 9 दिन के लिए ये माँ दुर्गा और उनके जो विभिन्न स्वरूपों को घर में आगमन करके हम लोग घर घर में पूजा करते हैं। और देश में विभिन्न स्टेट्स में अलग अलग तात्पर्य से, अलग अलग उद्देश्यों से, अलग अलग कारणों से इस त्यौहार को मनाया जाता है। जैसे वेस्ट बंगाल को हम जानते हैं दुर्गा पूजा होता है जी, यहाँ पे नवरात्रि का अलग परंपरा है। साउथ में गोलू के रूप में कहा जाता है। जैसे महालय अमावस्या में हमारा मान्यता ये है कि जो हमारे पूर्वज है वो धरती पर आकर हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आते हैं जी। वो तुरंत आने के बाद उसी दिन वापस चला ना जाएं, हाँ। इसलिए उनको रोके रखें। इसके लिए गोलू के रूप में अलग अलग जो प्रतिमाएं हैं उसको सजा के रखते हुए उसमें उनको आह्वान करते हैं, करके 9 दिन तक उनका पूजा करते हैं पूर्वजों को। और 9 दिन रहकर पूरे हम सबको, पूरे परिवार को, सबको वो आशीर्वाद देते हुए अपने आत्म तृप्ति भी प्राप्त करते हुए वो वापस जाएं। इस प्रकार के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग है। इस अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। शालू जी, देखिए कितना जोरदार, कितना अद्भुत संयोग है कि जैसा वेंकटेश्वरन जी ने बताया कि जो अमावस्या है, नवरात्रि से ठीक पहले जो अमावस्या है उसे उत्तरी भारत में सर्वपितृकार्य अमावस्या कहा जाता है। और ये जो 15 दिन का समय होता है, ये अपने पितरों के, पूर्वजों के प्रति श्रद्धा का, तर्पण का वो जो समय होता है। लेकिन यही भाव वहाँ, चाहे नाम अलग होंगे दक्षिण भारत में, लेकिन वही भाव जुड़ा है अमावस्या के साथ, और अगले 9 दिन तक उनका स्मरण किया जाता है। यहाँ जो है अपन बात कर रहे हैं उत्तर भारत की, तो एक प्रकार से यहाँ शक्ति की आराधना है, और वहाँ भी अपने पूर्वजों की जो है वो एक प्रकार से आराधना है। जी बिल्कुल, और यही सुंदरता भी है हमारे देश की, जो विविधता है वही उसकी एकता भी है। वेंकटेश्वरन जी, हम देखते हैं कि जब भी व्यक्ति किसी मुकाम पर पहुंचता है उसमें उसके बचपने का, उसके आसपास के माहौल का, तीज त्योहारों का, लोगों का, परंपराओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। आप एक प्रशासनिक अधिकारी बने, आपने ये मार्ग चुना, क्या कुछ कहानी रही इसके पीछे? आपके बचपन में कैसा रहा? बचपन एक छोटा सा कस्बे में हमारा जन्म हुआ और गांव के ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में हमारा परवरिश हुआ, और एक ही स्कूल में मैं 12वीं तक पढ़ा। वो एक सौभाग्य के रूप में मैं समझता हूँ कि वहाँ जो संस्कार मुझे जो प्राप्त हुआ है वो आज भी मुझे आगे जाने की मार्गदर्शन के रूप में वो काम करता है। और स्कूल में जब हम लोग पढ़ते थे तब से ही ये प्रेरणा था कि अपन, जैसे तमिल में कहा जाता है कि तोंड्रिर पुगलोड़ तोंड्रिर अगदिलार तोंडली तोंड्रा में नंड्र। इसका मतलब ये है कि अगर जन्म लेते हैं तो कुछ न कुछ उपयोग रूप में कुछ आपको समाज को कंट्रीब्यूट करने के हिसाब से आपको जीवन होना चाहिए, अदरवाइज आपको जन्म लेने का कोई अर्थ नहीं है। इसका मतलब ये होता है। तो ये बचपन से ही मतलब ये एक प्रकार की जीवन शैली के रूप में ये बन गया, बैठ गया। इसी वजह से कुछ न कुछ बनना है, कुछ न कुछ करना है, इसकी जो तमन्ना लेते हुए आगे बढ़ते गए। इसलिए ऐसे सेवा में प्रवेश करने का मौका भी मिला और सेवा करने का, जनता के बीच में सेवा करने का मौका भी मिला है। निश्चित रूप से समझा जा सकता है कि जो भाव पहले तमिल में और फिर बाद में हिंदी में इन्होंने स्पष्ट किए कि आपका जीवन केवल स्वयं के लिए नहीं हुआ है। स्वयं के लिए तो बहुत से जानवर भी जीते हैं, लेकिन आप मनुष्य हैं और ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति यदि आप कहलाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आप स्वयं के आगे बढ़कर समाज के लिए और देश के लिए भी विचार करें, और विचार करने के साथ कुछ न कुछ कार्य भी आप करें। ये भाव यदि बचपन में मन में आ जाता है तो निश्चित रूप से फिर भविष्य तो सुनहरा होना ही है। आपका जो परिचय हम देख रहे थे उसमें जो जानकारी हुई है वो जानकारी ये हुई कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में आपका चयन हो गया, और उसके बाद में आपने बहुत सारा अध्ययन किया है। अमेरिका से जो है आपने मास्टर्स किया पब्लिक अफेयर्स में, एमपीए आपने अमेरिका से किया, एलएलबी आपने की, पीएचडी की। सामान्य रूप से कोई भी एक युवा जो होता है वो ये सोचता है कि यदि भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाने का अवसर मिल गया तो एक प्रकार से शिखर पर पहुंच गए हैं, लेकिन उसके बाद भी फिर इतना अध्ययन, क्या कारण रहा? जी, तमिल में फिर मैं कहूँगा कि एक कहावत है, कट्टरद कैमण्णलव कल्लादद उलगलव। इसका मतलब ये है आपने जो कुछ भी सीखा है कि वो मुट्ठी भर मिट्टी के समान है। जो आपने नहीं सीखा है वो अनंत है, उसका यूनिवर्स से भी बहुत बड़ा है जिसको आपने नहीं सीखा है। तो इस चीज़ को आप बचपन में ही यदि आपके दिल में बैठ जाएं तो फिर सीखने का कोई उम्र भी नहीं होता, कोई सीमा भी नहीं होती है। इसी कारण से मैं कुछ ना कुछ नया सीखने के हिसाब से
मतलब ये इसमें आने के बाद आप सही कह रहे हैं कि जब आप मुकाम तक पहुंच गए इसके बाद क्या है। हाँ। तो ऐसे कई लोग सोचते भी हैं और कई लोग सोचते भी नहीं है, कई लोग आगे अपने पढ़ाई को जारी रखते हैं। तो इसी कारण से मैंने जो है इसको आगे से आगे अपने पढ़ाई को मैंने कभी बंद नहीं किया है। शालू जी, कितना अच्छा विचार बहुत है। अच्छा। और ये सब हमारे युवा जो देख रहे हैं कार्यक्रम, खास तौर से उनके लिए प्रेरणा का भी विषय है कि हताश नहीं होना चाहिए। हम जिस सफर पर निकले उसमें चुनौतियां भी आएंगी, हम एक मुकाम तक पहुंचेंगे, लेकिन वो अंत नहीं है। चुनौतियों की तो बात है ही, लेकिन जो वेंकटेश्वरन जी ने कहा कि आपकी जो सीखने की ललक है, जो जिज्ञासा है, वो समाप्त नहीं होनी चाहिए। यदि आपने ये भाव छोड़ दिया कि मैं तो शिखर पर पहुंच गया, अब मुझे और क्या आवश्यकता है, यदि यहाँ आप पहुंच जाते हैं इस विचार के साथ, तो कहीं ना कहीं आपका विकास जो है वो रुक जाता है। और सीखने की जो ललक है, जो जिज्ञासा है मन में नया जानने की, क्योंकि यदि आपने हो सकता है विज्ञान पढ़ा है तो अब आप सोचेंगे कि साहित्य कैसा है, साहित्य आपने पढ़ा है तो आप सोचेंगे कि पब्लिक के बीच में जाकर किस प्रकार का संवाद होना चाहिए। तो ये जो सीखने की ललक है, मुझे लगता है व्यक्ति इसी से आगे बढ़ता है। बिल्कुल। और दो बहुत सुंदर बातें निकल कर आई हैं। पहली तो ये कि हम जो हमें भगवान ने बनाया, जो ईश्वर ने बनाया है, उस जीवन का जो मूल्य है वो तभी सार्थक होगा, तभी सिद्ध होगा जब हम किसी के काम आ सके, समाज के, देश के। और दूसरा, सीखने की और पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। तो अगर आसपास वाले ऐसा कहते भी क्या करोगे, तो वो क्या करेगा सवाल हम अपने आप से ही ढूंढ सकते हैं। आपने बहुत सारी पढ़ाई की और एक आप मीडिएशन एक्सपर्ट भी आप रहे जी। मीडिएशन एक्सपर्ट, किस तरह से आपका जो चाव रहा इस तरफ, क्या आपकी जिम्मेदारियां रही, किस तरह से आपने वो काम निभाया? जैसे हमारे जो नौकरी का जो 30-35 साल का जो अनुभव रहा है, उसमें हम खास तौर पर काफ़ी एक प्रकार की जनता में कई समस्याएं होती है, एक प्रकार की मीडिएशन का ही काम करते हैं। समाधान किसी न किसी तरीके से समाधान निकले, जनता शांति से रहें, आगे विकास के ओर आगे बढ़ें, समाज को इस प्रकार की बनाए रखना, तैयार रखना, आगे प्रेरित रखना, यही हमारे सेवा का मुख्य उद्देश्य रहता है। उसी वजह से वो जो मीडिएशन का जो स्किल है, जो भी है, वो हमारे एक्सपीरियंस के तौर पर हमें प्राप्त हुआ। उसके बाद मैंने सोचा कि इसको ही आगे क्यों नहीं बढ़ाया जाए एक फॉर्मल सेक्टर में, जैसे किसी कोर्ट में पारिवारिक मैटर हो, कोई सिविल मैटर हो, इसमें छोटे मोटे डिस्प्यूट है, उसको आपस में बैठ के तय करने में अगर समाधान निकलता है तो निकलना चाहिए, क्योंकि कोर्ट की प्रक्रियाओं तो हम समझते हैं, प्रक्रियाओं से गुजरते गुजरते कई पीढ़ियां भी गुजर जाते हैं। ठीक बात है। तो इसलिए कोर्टों ने भी आजकल ये अपनाया है कि कोई मीडिएशन की अगर माध्यम से कोई चीज़ का अंत हो जाए तो वो भी इसको फैसिलिटेट करते हैं। इसलिए मैं हाई कोर्ट राजस्थान के माध्यम से एक मीडिएशन एक्सपर्ट के रूप में मैं मतलब उसमें एनरोलमेंट मेरा हो रखा है। तो ये कोई भी सिविल कोर्ट इस प्रकार की मैटर्स को हमारे सामने भेजते हैं तो हम मीडिएशन से उसको समाधान निकालते हैं। निश्चित रूप से समझा जा सकता है कि यदि किसी समस्या का समाधान आपसी बातचीत से, आपसी संवाद से यदि हो जाता है तो आखिर उससे बेहतर क्या होगा, क्योंकि यदि आप उस प्रक्रिया में जाते हैं तो फिर निश्चित रूप से समय बहुत अधिक लग सकता है। वेंकटेश्वरन जी, इस समय देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस से सेवा पखवाड़ा प्रारंभ हुआ है और महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस तक वो चलने वाला है। और ख़ासतौर पर जब हम बात करते हैं सेवा पखवाड़े की, तो जो अलग अलग रिपोर्ट्स हम देखते हैं, स्वच्छता ही सेवा, ये लाइन बहुत चल रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के भी चित्र हमने देखे, जब 2014 में वो आए तब से लेके खुद झाड़ू लेकर सफाई के लिए आ रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को भी उन्होंने इस अभियान के साथ जोड़ा। क्या कहना चाहेंगे स्वच्छता ही सेवा? नहीं, बिल्कुल, ये महात्मा गांधी जी ने ये कहा था, जो चेंज आप देखना चाहते हैं समाज में, स्वयं आप वो चेंज बने पहले जी। तो इसलिए ये उदाहरण के तौर पर अपने प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू को अपने हाथ में लिया, वो यूं ही नहीं लिया, वो महात्मा गांधी जी से प्रेरणा लिया है कि जो चेंज वो समाज में अपने पूरे संस्कार में बदलाव लाना चाहते हैं उसको स्वयं पहले अपनाएं, एक उदाहरण के तौर पर पेश हो, उसके बाद बाकी लोगों को प्रेरणादायक रहेगा तो वो आगे बढ़ेंगे। स्वच्छता जो है वो किसी प्रकार की हम जैसे हमारे स्कूल के टाइम के अपन जानते हैं, तो हम स्कूल की साफ सफाई हम खुद ही करते थे, क्लासरूम की सफाई करते हैं, ब्लैक बोर्ड की सफाई करते हैं, स्कूल की टॉयलेट की सफाई करते हैं, सब कुछ सारे चीज़ें बच्चे ही करते थे। आज पता नहीं एक प्रकार की वो ये हो गया कि बच्चों से कोई काम नहीं कराना, ये नहीं कराना। मैं नहीं समझता हूँ कि उससे कोई उनका प्रताड़ना हो रहा है, उनकी एक प्रकार की समाज में आगे इस समाज को कैसे ले जाना है उसकी एक प्रकार की सीख मिल रही है, प्रशिक्षण भी हो जाता है, प्रशिक्षण भी हो रहा है कि वो घर परिवार में आज अपन देख रहे हैं, घर पे कोई टॉयलेट को साफ करना है तो कहते हैं कि वो बाई आएगी साफ करेगी। ये कल्चर जो बदलाव जो आ रहा है, इससे अपने को वापस अपने पुराने सभ्यता, पुराने सोच, पुराने व्यवहार, उसके ओर हमें वापस जाना है। उसके लिए सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री जी की ओर से ये प्रेरणादायक ये
कार्यक्रम शुरू किया गया है, ये स्वागत योग्य है। इसको सबको अपने स्पेशली हमारे जो युवा पीढ़ी है उनको अपनाना चाहिए और हर एक व्यक्ति को एक उदाहरण के तौर पर दूसरे के लिए काम करके दिखाना बहुत चाहिए। आवश्यक भी। और प्रधानमंत्री जी ने एक और नारा भी दिया है, वोकल फॉर लोकल, यानी कि हमें फिर से अपनी जड़ों की ओर जाने की आवश्यकता है। एक बार फिर से हमें ज़रूरत है कि हम जहां से उठकर आए हैं, जहां से हमारा निर्माण हो रहा है, हम अपनी जड़ों पर जाएं, उस चीज़ को आगे बढ़ाएं। और हमारे जो भारत में इतनी विविधता है, इतना सामान है, सब कुछ है, हम उसी को आगे बढ़ाएं। वोकल फॉर लोकल के बारे में क्या कहेंगे सर आप? बिल्कुल, हमारे जो कहावत है कि अपन अपने देश में क्या नहीं है, जैसे ज्योग्राफिकली भी देखें, रिसोर्सेस के रूप में देखें, कल्चर के रूप में देखें, मतलब एक प्रकार की सोने की चिड़िया कहा जाता था अपने भारत के बारे में, लोग पूरी दुनिया जानती थी। यहाँ पूरे जो ईस्टर्न कंट्रीज है वो सब व्यापार के लिए, अपने अपने वेल्थ के लिए यहाँ आते थे। तो अब एक प्रकार की वो उल्टा हो रहा है। तो अपने के समय आ गया है कि आप अपने ओर से पहले देखें, जैसे एक प्रकार के वो रूट्स के ओर वापस देखने का है। रूट्स अगर मजबूत रहेंगे, उसके रिविजिट किया जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि अपने समाज और मजबूत होकर निकलेगा। इसी ओर से ये जो इनिशिएटिव जो लिया गया है वो इसी ओर से है। निश्चित रूप से जो वेंकटेश्वरन जी ने कहा है कि आप अपनी जड़ों की ओर लौटिए, आप अपनी विरासत को देखिए और विरासत पर आप गर्व करेंगे। साथ ही इसके पहले भी जो बातचीत चल रही थी सेवा को लेके, इन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जी ने जो कहा कि आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको स्वयं से प्रारंभ करना पड़ेगा, और वहीं से प्रेरणा ली। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथ में झाड़ू लेके स्वयं सफाई करने की बात आई। लेकिन जो कल्चर बदल रहा है वो वास्तव में निश्चित रूप से चिंताजनक है। यदि आप अपने स्वयं के काम के लिए भी दूसरों पर इतने निर्भर हो जाएंगे, इतने आश्रित हो जाएंगे, तो आपका जीवन सुगम नहीं रह पाएगा। आपको ये प्रशिक्षण देना ही पड़ेगा। और निश्चित रूप से पहली पाठशाला जो है वो घर है, और उसके बाद आपका विद्यालय है। वहां से आपके भीतर जिस तरीके से स्वदेशी का भाव आ सकता है, आत्मनिर्भरता का भाव आ सकता है, और आज तो चारों तरफ यही बात दिखाई दे रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी जिन पंच प्रण की बात करते हैं उसमें वो विरासत पर गर्व की भी बात करते हैं, और वही बात वेंकटेश्वरन जी कह रहे हैं कि आपका आखिर क्या योगदान है राष्ट्र की आर्थिक उन्नति में। तो जिस तरीके से वोकल फॉर लोकल की आपने बात कही, माननीय प्रधानमंत्री जी स्वदेशी की भी बात कर रहे हैं। स्वदेशी पर जब हम पढ़ते हैं तो ध्यान में आता है कि महात्मा गांधी ने भी काफी कुछ कहा, उस पर क्या कहना चाहेंगे? स्वदेशी पर सिर्फ ये नहीं है कि ये एक सिंबॉलिक रूप में जो खादी का कपड़ा पहनते हैं उसी से ही स्वदेशी हो जाएंगे, वो एक सिंबल है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। पर स्वदेशी का मतलब ये है कि एक पर ये अपन समझते थे कि इंडिजिनस सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिजिनस प्रोडक्ट, ये बाहर से आप इंपोर्ट करते हैं, उसका अपने देश के अंदर ही खोज करें, उसका आगे बढ़ाएं और अपने सेल्फ के लिए उसको यूज़ करें। तो ये वाला जो है ना, हर क्षेत्र में छोटे से लेकर बड़े से बड़े टेक्नोलॉजिकल जो क्षेत्र है उसमें भी इसी प्रकार की सोच आना चाहिए। इसमें अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बहुत बड़ा योगदान है, जैसे अपने DRDO है, इसरो है, इस पर जितने भी अपना हैं उन सबको ये आगे की जो समाज के लिए, आगे आने वाले पीढ़ी के लिए जो चीज़ अपने को आवश्यक होगा उस पर शोध करते हुए अपने को आगे बढ़ना चाहिए। और स्वदेशी की ओर जाने का मतलब यही है कि जो चीज़ आपको यहाँ पर आराम से अवेलेबल है उसको यूज़ करें, ताकि आप जो है अनावश्यक रूप से आपके फॉरेन एक्सचेंज के लिए आप किसी और देश के ऊपर, किसी और देश से कोई इंपोर्ट करने के लिए आप डिपेंडेंट ना रहें। बिल्कुल, और आत्मनिर्भर भारत का नारा भी दिया था कि हम जो है आत्मनिर्भर बने, और बहुत ज़रूरत है। आज के समय की मांग भी है कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, जिस तरह की बदलाव हम देख रहे हैं, जो हमारी शिक्षा नीति है वो हमें स्वावलंबन सिखाती है, वो हमें रोजगार उन्मुक्त सिखाती है, और यही सिखाती है कि हमारे आसपास जो भी संसाधन हैं हम उन्हें पहचानें और उनका इस्तेमाल करके अपने आप को बढ़ाएं, देश को बढ़ाएं, प्रदेश को बढ़ाएं। सर, आप शिक्षा के क्षेत्र में भी रहे और आप देख रहे हैं किस तरह से जो नवाचार आ रहे हैं, किस तरह से शिक्षा नीति की बदलाव की बात हो रही है। क्या कहना है आपका, किस तरह से जो हमारा युवा वर्ग है, हमारा देश उससे लाभान्वित होगा, उससे उसे फायदा मिलेगा? अभी जो नया जो शिक्षा नीति भारत सरकार जो लेके आई है उससे काफ़ी चीज़ें जो है अपने को पूरे दुनिया के हिसाब से जो इंटीग्रेट करने की जो आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए किया गया है। बेसिक चीज़ ये है कि जो 8वीं क्लास तक की जो बच्चों की पढ़ाई है उनकी मातृभाषा में होना चाहिए। इस पर बहुत बड़ा फोकस पहली बार आया है। हाँ, मातृभाषा में पढ़ाई, मातृभाषा पे पढ़ाई, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए मेरे ही आप ले लीजिए कि मैं अगर हिंदी में या किसी और अन्य भाषा में यदि मुझे बात करना हो
तो मैं पहले तमिल में सोचता हूँ, फिर ट्रांसलेट करता हूँ, दिमाग के अंदर ही ट्रांसलेट करता हूँ, फिर बोलता हूँ। तो ये स्वाभाविक है, ये कोई नई बात नहीं है कि वो ऐसा नहीं है, हर कोई के साथ ये होता है। जैसे यहाँ के आदमी को इंग्लिश में बात करना है तो पहले हिंदी में सोचेगा, फिर वो करेगा, फिर बात करेगा। तो इसलिए ये मातृभाषा का जो इम्पोर्टेंस है उसको इस नीति में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। दूसरा, जैसे अपन विदेशों में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, कहीं भी पूरे दुनिया भर में जाएंगे तो डिग्री जो है, ग्रेजुएशन जो अंडर ग्रेजुएट जो कहते हैं, BA BSc इस प्रकार की पढ़ाई है, वो 4 साल की होती है, यहाँ 3 साल की होती है। फिर अपने बच्चों को वहाँ जाके पोस्ट ग्रेजुएशन करने में दिक्कतें होती है, उनको यहाँ फिर PG करके फिर जाना पड़ता है। इसको अवॉइड करने के लिए अब जो नीति लाए गए हैं कि उसमें उसी पैटर्न को अपनाया गया है। और पढ़ाई में टेक्नोलॉजी को आजकल, आज के तारीख में जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी का इनपुट बहुत इतना इंपॉर्टेंस हो गया, उसको भी इसमें ध्यान में रखते हुए उसको भी किया गया है। दूसरी चीज़ अपने फॉरेन यूनिवर्सिटी में ही सुनने को मिलता, अपने को यहाँ नहीं मिलता, जो फ्लेक्सिबिलिटी। आप BA पढ़ रहे हैं तो BA में अगर आपको कोई एक चीज़ साइंस का भी पढ़ने की इच्छा हो तो आप पढ़ सकें, साइंस की पढ़ रहे हैं, कोई आप फाइन आर्ट्स में कुछ पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकें। तो इस प्रकार जो इंटरडिसिप्लिनरी का जो माध्यम है उसको भी अब इंट्रोडक्शन इसमें इस पॉलिसी में किया गया है। निश्चित रूप से समझा जा सकता है कि जो लचीलापन एक प्रकार से हम कह सकते हैं शिक्षा में आया है। आप यदि विज्ञान पढ़ रहे हैं और आपकी रुचि साहित्य में है तो अब आप पर वो पाबंदियां नहीं रहेंगी। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP जिसको कहा गया है, उसमें बहुत सारे प्रावधान है। और वेंकटेश्वरन जी ने जैसा बताया कि प्रारंभिक शिक्षा जो है वो मातृभाषा में क्यों जरूरी है, इन्होंने कहा आपकी जो विचार कल्पना शक्ति जो है, आप जो सोचते हैं वो तो आप अपनी मातृभाषा में ही सोचते हैं। और बहुत से विशेषज्ञ ऐसा भी कहते हैं कि बात वही है लेकिन कहने का तरीका अलग है कि आपको सपने जिस भाषा में, जिस बोली में आते हैं, आपकी प्रारंभिक शिक्षा उसी में होनी चाहिए। भाषाओं से किसी का कोई बैर नहीं, कोई विरोध नहीं है, अलग अलग भाषाओं का ज्ञान होना जरूरी है, लेकिन बचपन में कल्पनाशीलता सर्वाधिक बढ़ सकती है, इसलिए प्रारंभिक शिक्षा उसमें आनी ही चाहिए। सर, ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसमें स्किल डेवलपमेंट की भी बात कही गई है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी जो बात कहते हैं कि आप रोजगार देने वाले बनिए, नौकरी मांगने वाले मत बनिए, तो क्या लगता है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें स्किल डेवलपमेंट की जो बात है वो अब एक प्रकार की नई धारा देश में क्या प्रारंभ होने वाली है उसके माध्यम से? जैसे ये अभी जो नीति आई है उस नीति में वोकेशनल एजुकेशन, उसको पहले वोकेशनल एजुकेशन के रूप में वोकेशनल एक्सक्लूसिवली वोकेशनल स्टूडेंट्स होते थे। जैसे हम लोग जब स्कूल में थे, 11th 12th में थे, उस समय में एक वोकेशनल स्ट्रीम का इंट्रोडक्शन हुआ, वो सिर्फ वोकेशनली पढ़ के आते थे, फिर उसके बाद वो बच्चे अपने आप को अनुपयोगी समझते थे। वो कोई नए स्टडी कॉलेज में जाके कोई कोर्स में वो प्रवेश करने में तो उनके लिए थोड़ा सा समस्याएं होती थी। अब क्या किया गया है कि वोकेशनल एजुकेशन को इंटीग्रेट किया गया बाकी स्टडीज़ के साथ। आप साइंस पढ़ रहे हैं, आर्ट्स पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, या कोई भी चीज़ आप पढ़ें, उसमें वोकेशनल एक स्किल साथ साथ कोई ना कोई आपका पसंद का एक स्किल आप डेवलप कर सकें, उसको आगे बढ़ा सकें, उससे आपको आगे जाके समाज में उपयोगी रूप में, एक इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में अपने भागीदारी निभाने के रूप में उस स्किल को आप डेवलप कर सकें। इस दृष्टि से इसको इस नीति में अपनाया गया है। निश्चित रूप से स्किल डेवलपमेंट का एक अपना बड़ा महत्व है और व्यक्ति जो है उसमें अपनी आजीविका भी बहुत आसानी से कमा सकता है। हम चर्चा कर रहे हैं सेवानिवृत्त अतिरिक्त मुख्य सचिव R वेंकटेश्वरन जी से और दर्शकों को एक बार पुनः नवरात्रि की हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और साथ ही इस कार्यक्रम में अब हम जुड़ेंगे पंडित शिवदत्त जी शास्त्री से। हेलो। हाँ जी, बहुत स्वागत है आपका शास्त्री जी अलवेलो राजस्थान में, और आपको भी शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे आप? जी, ये क्या है कि नवरात्रि 2 बार आते हैं, प्रकट नवरात्रि चैत्र में और आश्विन में। तो आज के जो नवरात्रे अभी चालू हो रहे हैं ये हैं आश्विन के शारदीय नवरात्र, और भगवती जगदम्बा की कृपा पूरे पृथ्वी पर बनी रहे, सारी सृष्टि उन्हीं की है। हमारे यहाँ माता और पिता का बहुत बड़ा स्थान माना गया है। उसमें भी पिता की यानी शिव जी की तो एक ही रात्रि होती है, शिवरात्रि, किंतु माता का स्थान अधिक है, इसलिए नवरात्रि का विधान माना गया है। तो आप सब दर्शकों को नवरात्रि की शुभकामना, बधाई। आप इसी प्रकार से सात्विकता से नवरात्र अनुष्ठान करें और भक्ति भावना में अपने आप को जोड़े रखें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित शिवदत्त जी, आपने
नवरात्रि का बहुत संक्षेप में जो है वो विषय रखा, और दर्शकों को ये भी कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि माता और पिता की जो बात है, तो शिव जी की तो एक रात्रि है पर माता की नवरात्रि है, और माता को प्रथम गुरु भी इसीलिए कहा गया है कि आप पहले जो है पहला जो भी कुछ सीखते हैं वो उसका आधार कहीं ना कहीं माता को कहा गया है। और नवरात्रि से एक संदेश हमारे को और भी मिलता है कि मैं कई बार कहता हूं कि आपको यदि शक्ति चाहिए तो माँ जगदम्बा के शरण में आपको जाना होता है, आपको धन चाहिए तो माँ लक्ष्मी की आराधना करनी होती है, और आपको विद्या चाहिए होती है तो माँ सरस्वती की आराधना करनी होती है। तो चराचर जगत में जितनी शक्तियां हैं उनका आधार तो माता ही है, और उस माता के इस पावन नवरात्रि पर पुनः दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी वेंकटेश्वरन जी, आपने बहुत सारे फील्ड्स में जो है अपनी सेवाएं दी और कृषि क्षेत्र में भी आपने अपना योगदान दिया, और कृषि को लेकर भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उन्हें अपना जो है प्रभु मानते हैं। हम जितने भी हमारे कृषक हैं उनको बहुत महान मानते हैं। आपका क्या विचार है, आपने किस तरह से अपनी सेवाओं में नवाचार किया या किस तरह से कुछ अलग करने का प्रयास किया? जैसे राजस्थान के कृषि का अपन देखें तो पूरे देश को ही कहा जाता है कि ये कृषि आधारित देश है। इसका मतलब ये है कि अपने जो जनता है, ज़्यादातर जो पॉपुलेशन का जो परसेंटेज के रूप में देखेंगे तो 60-70% पॉपुलेशन जो है ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में रहते हैं और कृषि आधारित है। राजस्थान अपन जानते हैं कि मतलब कृषि क्षेत्र में किसी राज्य से पीछे नहीं है। जैसे अपने इरिगेशन का सिस्टम जो है IGNP के रूप में इधर चंबल से आता है, उधर नर्मदा से आता है, इस प्रकार चारों ओर से अपने राजस्थान को हरियाली बनाने की जो सरकार ने काम किया है वो स्वागत योग्य है। इसी वजह से कृषि क्षेत्र में राजस्थान आज अग्रणी राज्यों में एक राज्य के रूप में है। कहीं ऐसे कृषि का जिन्स है उसमें अपन देश में विदेश में भी अपन नंबर 1 पे है। जो अपन अभी जो खास तौर पर जो रबी का सीजन आ रहा है इसमें आप देखेंगे तो पूरे राजस्थान जो है एक प्रकार की रंगों से पूरा बरसा हुआ अपने को प्रदेश के रूप में। बिल्कुल, तो जहाँ एक और गरबा के रंग देखने को मिलेंगे, शारदीय नवरात्रि में एक अलग ही हर्षोल्लास देखने को मिलता है, वहाँ पर कृषि क्षेत्र में भी हम देख रहे हैं रंग बिखरे हुए, और साथ ही जो हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं कृषकों के लिए, कृषि स्वाभिमान निधि योजना और बहुत सारी सी योजनाएं हैं जहां पर कृषकों को जो है स्वावलंबी बनाने के प्रयास राजस्थान सरकार और जो हमारी केंद्र सरकार है वो लगातार कर रही है। निश्चित रूप से अनेक प्रयास हो रहे हैं, अनेक योजनाएं भी जो है वो सरकार की आ रही हैं। वेंकटेश्वरन जी, आपसे जानना ये चाहेंगे कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों की आय को दोगुनी करने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम एक व्यावहारिक पक्ष जो देखते हैं कि जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है तो उनको रहने के लिए अधिक आवास भी चाहिए, सड़कें भी बनानी होंगी, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, सारी चीज़ें हैं। कृषि योग्य भूमि जो है वो लगातार कम होती जा रही है। अपने आप में किस तरीके से देखते हैं, देश की आबादी बढ़ रही है, खाद्यान्न अधिक चाहिए, लेकिन कृषि भूमि कम हो रही है, तो किसानों पर किस तरीके से जिम्मेदारी आ गई है? किसानों की जिम्मेदारी कभी खत्म नहीं हुई है। अपने देश में जैसे पॉपुलेशन पहले बहुत कम था, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जैसे मान लीजिए अपना देश जब स्वतंत्रता प्राप्त की उस समय और आज के कंपेयर करेंगे तो कम से कम 5 गुना पॉपुलेशन बढ़ गया है। तो इस प्रकार एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी 5 गुना बढ़ गया, क्या उससे भी ज़्यादा बढ़ गया है। इनफैक्ट उस समय के अपन देखेंगे तो क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन का जितना कंट्रीब्यूशन देश में रहा है उस वजह से अपन आत्मनिर्भर, एक प्रकार की जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर भी हो गए। अब अपन ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि अपन अन्य देशों को अपन बेच भी सकें, उनको मदद के रूप में भी अपन बेचते करते आए हैं। तो अभी जो किसानों की आय को दोगुना करना, उसकी सपोर्ट प्राइस जो MSP जो कहा जाता है उसको समय समय पर वृद्धि करना, उनकी जो इनपुट कास्ट है उससे कुछ ना कुछ उनको लाभ मिले। क्योंकि किसान एक प्रकार, किसान के लिए कहा जाता है, कहावत है कि अगर किसान एंड ऑफ द डे बैठ के अगर वो हिसाब किताब करेगा तो उसको थोड़ी भी बाकी उनको बचेगी नहीं, इस प्रकार कहा जाता है। तो आज भी ऐसी स्थिति है, देखने को मिलता है। जो प्राकृतिक रूप में कई बार बारिश हो जाता है, कभी तूफान आ जाता है, तो इससे काफी नुकसान होता है। उस नुकसान की भरपाई के लिए इंश्योरेंस का स्कीम लाया गया है, उसमें भी अभी काफी कुछ सुधार की आवश्यकता है। समय समय पर सुधार किया भी जा रहा है, उसका उपयोग किसानों को मिलना चाहिए। सर, लेकिन इसमें एक बात और आती है, जो आपने बात कही, हरित क्रांति की बात कही, जनसंख्या लगभग 5 गुना बढ़ गई तो आपको उत्पादन तो बढ़ाना ही पड़ेगा। लेकिन वो उत्पादन बढ़ाने के कारण, या आप कहिए कि उत्पादन बढ़ाने के लिए जिस तरीके से रसायनों का उपयोग होने लगा, केमिकल का उपयोग होने लगा, और उसके दुष्प्रभाव अब नई पीढ़ी देखने लगी है। जिस तरीके से बहुत से जगह पर कैंसर की ट्रेन चल रही है,
कैंसर रोगियों के लिए, अलग अलग तरह की बीमारियां हो रही हैं। और आज फिर से हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आ रहे हैं, जैविक कृषि की ओर आ रहे हैं। तो ये जो एक प्रकार की विरोधाभास की सी स्थिति है कि उत्पादन तो बढ़ाना है लेकिन आपको रसायन मुक्त खेती भी करनी है, ये कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप देश के समक्ष? ये बहुत बड़ा चुनौती है, ये छोटा मोटा नहीं है। रसायन के कारण ही अपन उत्पादन को बढ़ा पाए हैं और उत्पादकता को भी बढ़ा पाए हैं। लेकिन अब एक प्रकार की संतुलन लाने की आवश्यकता है। जैसे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अपन देखें, राजस्थान में ज्यादातर जो है वो रेन फेड इरिगेशन मतलब एग्रीकल्चर है। रेन फेड एग्रीकल्चर का मतलब ये समझ लीजिए कि वो नेचुरली ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है। उसमें अपन किसान जो है अपने किसान पेस्टिसाइड को या फर्टिलाइजर को यूज नहीं करते हैं, तो ऑर्गेनिक ही है। इसको आगे बढ़ाते हुए जहां जैसे ये इरिगेटेड एरिया है, उस एरिया में जो समस्या अपन बात कर रहे हैं पेस्टिसाइड्स की, फर्टिलाइजर्स की, उसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आ गया है, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स आ गया है। तो इस पद्धति को अपने को ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के ओर से उनको सपोर्ट करते हुए उसको प्रोडक्शन को, उन चीज़ों के प्रोडक्शन को आगे बढ़ाते हुए किसानों को मदद के रूप में खड़ा होना। बिल्कुल। और एक दूसरी, विवेकानंद जी आप भी उस चीज़ से अग्री करेंगे, मानेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा मिलेट्स जो है, मिलेट्स की प्रोडक्शन की बात की है। और ये एक ऐसा क्रॉप है जिसको बहुत ज़्यादा धूप पानी कुछ भी अति में नहीं चाहिए, और एक बार इसकी खेती शुरू कर दी जाती है। और पहले भी एक आपको याद हो तो हमारे एक मेहमान आए थे जिन्होंने मिलेट्स के ऊपर, श्री अन्न के ऊपर कहा था, उसे श्री अन्न कहा गया है। किस तरह से श्री अन्न का जो उत्पादन है हमारे देश को एक बार फिर से, हालांकि हम कृषि क्षेत्र में अव्वल ही हैं और आगे रहेंगे, लेकिन श्री अन्न का जो उपयोग है किस तरह से समाज के लिए, स्वास्थ्य के लिए और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। बिल्कुल, मैं बचपन को याद करता हूँ, हम गांव में रहते थे, तो गांव में चावल, हमारे साउथ में तो चावल ही होता, इधर गेहूं उधर चावल जी। तो चावल बनाने वाला घर ही नहीं होता था। कोई गांव के अंदर कोई बीमार पड़ गया तो उस बीमार आदमी के लिए घर घर जाके पूछते थे कि चावल बनिए क्या, चावल बनिए क्या, चावल बनिए क्या। आज स्थिति ऐसा है कि चावल के अलावा कुछ बनता ही नहीं है। जो मिलेट्स की अपन बात कर रहे थे, सिर्फ मिलेट्स का ही उपयोग होता था, गांव में उत्पादन भी इसी चीज का होता था और खाते भी लोग वही थे। आज वो नहीं है। गांव में ज्यादातर आप देखेंगे तो चावल के रूप में, इधर गेहूं के रूप में परिवर्तित हो गया। इसके और अब वापस आने के लिए सोच चल रहा है। अब जाएंगे तो बड़े बड़े फेमस रेस्टोरेंट्स में अब मिलेट की चीज ही मिल रही है, तो बहुत महंगा भी हो गया। तो फिर भी अपने को इसके प्रोडक्शन को आगे बढ़ाना चाहिए, बढ़ाते हुए अपने लाइफस्टाइल में, जैसे मान लीजिए कि 3 वक्त का भोजन है या 2 वक्त का भोजन है, उसमें कम से कम 1 वक्त का भोजन मिलेट आधारित हो। जी वेंकटेश्वरन जी, जब राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं तो मिलेट्स की जो बात कर रहे हैं उसमें राजस्थान में खासतौर पर बाजरा है, जौ है, ज्वार है ना, इस प्रकार का ये चलता है। आपका चूंकि बचपन तमिलनाडु में बीता है तो वहाँ आप कह रहे हैं कि वहाँ भी चावल बाद में आया है घर घर में, पहले मिलेट्स थे। तो वहाँ कौन कौन से मिलेट्स सामान्यतः घरों में काम में लिए जाते थे? जैसे रागी है, बिल्कुल, ज्वार है और ये बाजरा भी है। अच्छा, बाजरा भी दक्षिण में भी काम में लिया? बाजरा भी है। ये इन चीज़ों का घर पे, हमारे घर पे ही हम लोग खाते थे जी। इसी चीज़ का अपन जो एक प्रकार की जो यहाँ बनाते हैं ना, जो दलिया टाइप, हाँ, दलिया खिचड़ी बनती है, हाँ, इस प्रकार की हम बना के खाते थे। 3 वक्त भी यही चीज़ चलती थी। अब जो है चावल का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल, यानी फिर से आवश्यकता है कि हम पहचानें कि हम जहाँ से आए हैं वहाँ पर हमारे पास संपूर्णतः स्वस्थ रहने की, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की सभी सुविधाएं थी, सभी संसाधन थे। और हमें बहुत ज़रूरी है एक बार फिर से अपनी जड़ों को पहचानना, अपने गाँवों पर जाना, अपने जो उत्पाद हैं उनको आगे बढ़ाना। और माननीय प्रधानमंत्री जी समय समय पर जो बातें हमें याद दिलाते रहते हैं, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, हमारा ये दायित्व है कि हम हमारे घरों से इस चीज़ को शुरुआत करें। और राजस्थान में तो देखिए ना, बाजरा, ज्वार, इसके तो हर मौसम में कितना कुछ उत्पादन मिलता है। शालू जी, इसके साथ एक विषय और भी जुड़ा हुआ है कि जैसे राजस्थान में मुख्य रूप से मिलेट्स में हम बाजरे को सबसे ऊपर रखते हैं, और जो बाजरे की खेती होती है उसमें अलग से आपको सिंचाई की और पानी की आवश्यकता नहीं होती है। केवल वर्षा ऋतु में जो ये पानी के रूप में अमृत बरसता है, सामान्य तापमान में जी, उसी में वो बाजरे की खेती हो जाती है। वहीं उसकी तुलना आप यदि गेहूं के साथ करेंगे तो गेहूं के लिए भूमिगत जल का दोहन करना पड़ता है। और आज जो भूजल की समस्या आ रही है, मुझे लगता है ये भी जब से हमारी थाली बदली है तब से ये समस्याएं ज्यादा बढ़ने लगी हैं। तो सर आपसे जानना ये चाहिए, बाजरे का प्रोडक्शन आज पूरे देश में अपन नंबर 1 है, पूरे दुनिया में नंबर 1 है जी।
जी, आपसे जानना यही चाहेंगे कि अब जो ये समय समय पर चाहे दक्षिण से लेके उत्तर तक की बात करें, पूर्व से पश्चिम तक की बात कर लें, आए दिन ये खबर देखने को सुनने को मिलती है कि अब इस शहर के लिए पीने का पानी इतना सा ही बचा है, यहाँ भूजल स्तर 1000 फीट नीचे चला गया है। तो क्या लगता है कि हम मिलेट्स का उपयोग करके पर्यावरण संरक्षण की दिशा में, खासतौर पर जल संरक्षण की दिशा में भी किस तरीके से काम कर सकते हैं? बिल्कुल, ये आपने जैसे कहा ना, ये रेन आधारित है, बारिश से ही ये होता है, इसके लिए जमीन का पानी का दोहन नहीं होता है जी। तो इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए। आगे बढ़ाते हुए अपने रेनफेड एरिया में जितने ज़्यादा अपन बुआई कर सकें उस पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये स्कैर्स हो गया, आज के तारीख में वाटर जो है बहुत स्कैर्स हो गया। जैसे बड़े बड़े डैम्स जो बनाए गए थे वो कृषि के लिए बनाए गए थे, वो डैम्स आज इस प्रकार की परिवर्तित हो रहे हैं कि वो ड्रिंकिंग वाटर को ही कैटर करते हैं। जैसे बिसलपुर जैसे इतने बड़े डैम है, वो एक प्रकार की आज 90% जो है वो सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर पेयजल के लिए ही व्यवस्था हो पा रही है। बिल्कुल, और साथ में हमें इस बात पर भी दोबारा शायद चर्चा करने की और ध्यान देने की आवश्यकता है, और इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी भी अक्सर बात करते हैं क्लाइमेट चेंज कि जिस तरह से पेड़ों की कटाई हो रही है, और एक पेड़ माँ के नाम एक ऐसा ही संकल्प है, एक ऐसा अभियान है कि जो माँ का नाम है वो सर्वोपरि होता है, उसके साथ एक भाव जुड़ा होता है। तो एक पेड़ माँ के नाम का जो संकल्प है उसे फिर से हम जंगलों को उगाने की कोशिश करें। और हमने देखा किस तरह से इस बार जो मानसून था किस तरह तबाही मचाई, घर बह गए और हर जगह बाढ़ के से हालात हो गए। उत्तराखंड में हम देखें तो कहीं ना कहीं मानवता का जो विकास है वो इसका जिम्मेदार भी कहा जा सकता है कि विकास का साइड इफेक्ट है ये। बिल्कुल, असंतुलित जो विकास है उससे बचना चाहिए। ये मतलब अपने को जो प्रकृति जो है अपने को बार बार ये संदेश दे रहा है, फिर भी अपन जल्दी से जल्दी इसको संभल लेंगे, समझ लेंगे तो समझते हैं कि मतलब अपन तरीके से अपन जी पाएंगे। सर, एक पेड़ माँ के नाम का जो ये संकल्प है, जो अभियान है, कितना आपको लगता है किस तरह से जो युवा वर्ग है या जो लोग हैं उनको साथ में बांधने का भी काम करेगा? बिल्कुल, माँ के साथ जो जुड़ाव है उसके बारे में अपने को ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो इंसान हो या कोई और जीव हो, तो अपने माँ के प्रति जो जुड़ाव है वो बहुत ज़्यादा रहता है। वो माँ के रहने पर भी, जाने पर भी माँ को कभी कोई भूलता नहीं है जी। तो ये जो इनिशिएटिव जो लिया गया है कि जो माँ के साथ जुड़ते हुए पेड़ पौधों को अपने को आगे बढ़ाना, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं समझता हूँ कि ये युवाओं के लिए बहुत प्रेरणादायक रहेगा। सर, बात करना चाहेंगे फिर से एक बार सेवा पखवाड़े को लेकर, जिस तरीके से हम स्वच्छता की बात कर रहे थे और स्वच्छता के साथ में पर्यावरण संरक्षण की भी बात हो रही है, पौधारोपण भी बड़े स्तर पर किया जा रहा है। एक स्तर पे ये देखा जा सकता है कि जो जागरूक लोग हैं वो उन अभियानों के साथ जुड़ रहे होंगे, सरकारी स्तर पर ये कार्यक्रम हो रहे होंगे, सामाजिक संस्थान भी काम कर रहे होंगे। सामान्य युवा को किस प्रकार से इस प्रकार के प्रेरक कार्यों के साथ जोड़ा जा सकता है? तो ये जो इसका जो इनिशिएटिव है, प्रारंभ जहाँ है वो स्कूल से होना चाहिए, क्योंकि स्कूल में जो वातावरण जो मिलता है बच्चों के लिए, वो वातावरण कहीं आसानी से कहीं और नहीं मिलता जी। वहाँ की जो शिक्षा पद्धति में इस प्रकार की चीज़ों को, जो एक प्रकार की एक ज़माने में मॉरल एजुकेशन का या मॉरल टीचिंग का एक पीरियड, डेली एक पीरियड होता था, अब वो एक अपने को देखने को ही नहीं मिलता। मॉरल चीज़ों को, समाज की उपयोगी चीज़ों को, अपने पूर्व जैसे रूट्स के अपन ने बात किया था, उन रूट्स को रिविजिट करने की आवश्यकता है। उस पर इस प्रकार की विचारें आज के तारीख में स्कूल कॉलेजेस में कम होने लगा है, इसको पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। अगर ऐसे करेंगे तो मैं समझता हूँ कि युवा पीढ़ी अपने आप इस चीज़ के लिए तैयार मिलेंगे। स्कूल का अपना रोल है, इसी प्रकार घर परिवार में भी आज जो जिस प्रकार की पेरेंट्स की जो जिम्मेदारी है, उसे मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स जो है आज अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कमाने के चक्कर में उसी पर ध्यान बहुत ज़्यादा जाता है, बच्चों के परवरिश में ध्यान बहुत कम जाने लगा है। तो पेरेंट्स को भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए युवा पीढ़ी को सही दिशा देखते हुए अपने को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, एक तरफ हम बात करते हैं डिजिटल एज की, हम एआई की बात करते हैं, वहाँ पर भी हमें हमारे पर्यावरण को भी संरक्षित रखना है, हमारे संस्कारों को, हमारे वैल्यूज़ को किस तरह से कोई भी फैमिली, हम परिवार की बात करते हैं, दोनों को बैलेंस आउट कर सकते हैं? सर, बिल्कुल बैलेंस करना, यही तो बात कर रहा हूँ कि मतलब परिवार जो है सिर्फ एक चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट ना करें। जैसे बच्चे पैदा हुआ, उस बच्चे को सिर्फ अपने को इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, विदेश भेजना है, तो इस प्रकार की ना सोचते हुए एक अच्छा इंसान बने, उसके लिए जो बेसिक चीज़ें हैं उन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हम लोग जब बच्चे थे तब इसी प्रकार की सीख अपने को मिलता था, परिवार में भी, समाज में भी और स्कूल में भी, हर जगह अपने को मतलब ये गलत है, ये मत करना, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे बोलना नहीं चाहिए,
ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिए। हर जगह ठोकने को मिलता था, अब ठोकने को बुरा मानने लगे हैं, ठोकने के लिए टोकने वाले को गलत ठहराने लगे हैं। इन चीज़ों पर अपने को पुनः सोचने की आवश्यकता। सर, आपने बचपन की बात की तो मुझे ध्यान आता है कि एक दौर वो था कि जब शाम होते ही भोजन के बाद में छोटे छोटे बच्चे अपने दादा दादी के पास में बैठते थे, कहानियां सुनते थे। बिल्कुल। अब जो स्थितियां आज के दौर में हम देखते हैं कि एक परिवार में 5 लोग हैं तो 5 अलग अलग कमरों में 5 अलग अलग टेलीविजन आपको मिलेंगे और साथ ही हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल फोन मिलेगा। दादाजी भी मोबाइल में व्यस्त हैं और पोता भी मोबाइल में व्यस्त है। तो ये जो तकनीक का विकास है और इस विकास के साथ में मैं तो सामान्य रूप से इसको दुरुपयोग कहूँगा कि ये जो दुरुपयोग हो रहा है इसके कारण कितना नुकसान हो रहा है और कैसे बचा जा सकता है। ये एक प्रकार की परिवार बिखरने का कारण भी इस प्रकार की जो मॉडर्न संसाधन जो आया है ये एक सबसे बड़ा रोल ये प्ले कर रहा है। इससे कई परिवारों को हमने अभी देखने को मिला है, सुनने को भी मिल रहे हैं कि कुछ समय के लिए, जैसे मान लीजिए कि रात को 8 बजा 9 बजा डिनर खा लिया तो उसके बाद मोबाइल एक जगह जमा कर दो, उसके बाद आपको उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। एक फ़ोन कोई इमरजेंसी के लिए पेरेंट्स के पास किसी के पास रहेगा, बाकी सबको एक जगह रख लेना चाहिए। इसी प्रकार कई परिवार ऐसे हो रहे हैं कि मतलब कुछ समय के लिए, साल में कोई 5 दिन 10 दिन ऐसे जगह चले जाते हैं वहाँ पर मोबाइल का नेटवर्क ही नहीं है। ये भी तो अच्छा है। ये एक प्रकार की ये प्रयोग करते हुए लोग दिख रहे हैं। तो इसको अब और ज़्यादा परिवार की जिम्मेदारी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि परिवार की जिम्मेदारी अपने बच्चों को अपन किस प्रकार की आगे समाज के लिए उपयोगी कैसे बनाना है, उसके लिए जो भी करना है वो करना चाहिए। जैसे मैं कहूँगा कि मेरे बच्चों को 12th पढ़ने तक मैंने मोबाइल नहीं दिया जी। बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, 5 7 साल 8 साल पहले की बात है, और हमने नहीं दिया। ये आश्चर्य भी लगेगा कि हमारे बच्चे भी परेशान होते थे, भाई 7 आने वाले सारे बच्चों के पास मोबाइल है, हमारे पास नहीं है। पर हमने सोचा कि इसकी आवश्यकता नहीं है, मोबाइल अगर होगा तो वो कम्युनिकेशन के लिए है, अब किसी भी प्रकार की कम्युनिकेट कर सकते हैं, इमरजेंसी है तो स्कूल वाले भी बात कर सकते हैं, इसलिए आवश्यकता हमने नहीं समझी, हमने उनको नहीं दिया है। तो ये इस प्रकार की चीज़ों पर पेरेंट्स को सोचना चाहिए। शालू जी, अभी मैं कहीं एक लेख पढ़ रहा था, उसमें जो है वो परिवार प्रबोधन, कुटुंब प्रबोधन की जो बात थी, नए जो है दिखने में सामान्य बात लगती होगी, लेकिन लोग जो सुझाव दे रहे हैं वो सुझाव इस प्रकार के आ रहे हैं, जैसा सर ने अभी कहा कि आप नित्य प्रति यदि शाम को पूजा करते हैं तो सारे परिवार के लोग एक साथ बैठकर पूजा कीजिए, रात्रि का भोजन कम से कम एक साथ बैठकर कीजिए और बिना फोन और बिना टीवी के कीजिए। ये बड़ी बातें हैं। और जैसा सर ने भी कहा कि 9 बजे बाद में या कोई भी समय आप तय कर सकते हैं, दिन में कोई भी 2-3 घंटे का समय आप ऐसा तय कर सकते हैं कि आप बिना फोन के रहेंगे। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। सर, हम आजकल ये भी देखते हैं युवा वर्ग जो है बहुत जल्दी डिसअपॉइंट हो जाता है, बहुत जल्दी निराश हो जाता है, और कोटा से ऐसी खबरें आती है जो बहुत ही ज़्यादा दुखी करती हैं। आपने भी चुनौतियां देखी होंगी, ऐसा तो नहीं है कि हर इंसान का फर्स्ट गो ही सक्सेसफुल होता है। हमारे युवा दर्शकों को बताएं कि जब जीवन में परेशानियां आए, चुनौतियां आए, असफलता आए तो उसे किस तरह से हैंडल करना है जिससे कि आगे आने वाले दिन के लिए वो तैयार हो सकें। बिल्कुल सही है कि जो असफलता जो है वो हर कोई इंसान को पाँव छुएगा, कोई ऐसा अछूता नहीं रह सकता, हर कोई के जीवन में असफलता होगी। असफलता को आगे बढ़ने की सीढ़ियाँ जो बना देगा वो सफल रहेगा, लेकिन असफलता ही अंत है, ऐसे सोच कभी विचार में आना नहीं चाहिए। और मान लीजिए ये भी है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो आज के जो मीडिया का जो प्रचलन है, मीडिया से उनको जो मिलता है, देखने को मिलता है, कोई भी चीज़ है उनको जल्दी प्राप्त होना चाहिए, तो जल्दी कोई चीज़ प्राप्त नहीं होता। देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर हार्ड वर्क। इस चीज़ को बड़े दिमाग में बड़े स्ट्रांगली बिठाना आवश्यक है। आसानी से कोई चीज़ प्राप्त नहीं होना चाहिए। जैसे राजस्थान में कहा होता है ना, समय से पूर्व और अपने किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। तो इन चीज़ों को बचपन में से बच्चों को दिमाग में यदि डालेंगे तो मैं समझता हूँ कि वो अपने आप को प्रेरित रखेंगे। और कोई चीज़, मान लीजिए कि किसी को IAS के लिए स्टडी कर रहा है, डॉक्टर बनने के लिए स्टडी कर रहा है, डॉक्टर बन पाए तो नहीं बन पाए, IAS नहीं बन पाए तो नहीं बन पाए, क्या दुनिया वहाँ समाप्त होता है? नहीं है, वहाँ से आपके लिए नया रास्ता खुलता है। आप समाज के लिए उपयोगी रूप में कहीं योगदान दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक ही है, अगर ये नहीं है तो वो नहीं है। जैसे कोटा के आपने उदाहरण बताया, उन बच्चों के दिमाग में ये है कि वो कंपटीशन है, साथ में 50 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, वो सब अच्छे नंबर ला रहे हैं, मैं नहीं ला पा रही हूँ, मेरे पेरेंट्स मुझे डॉक्टर बनने के लिए यहाँ भेजा है, मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊंगी तो मेरे पेरेंट्स को मैं कैसे मुंह दिखाऊं। तो ऐसे स्थिति में बच्चों को एक कॉर्नर में पुश नहीं करना चाहिए। उनके सामने बहुत विकल्प है, दुनिया बहुत आगे, मतलब रास्ताएं बहुत है।
ऐसा नहीं कि एक ही रास्ता है उसी पे नहीं जाएंगे, वो बंद हो गया तो सब बंद हो गया। निश्चित रूप से इस बात से समझा जा सकता है कि आप किसी एक परीक्षा में, एक अवसर पर यदि आप उत्तीर्ण नहीं हो पाए तो इसका अर्थ दूसरे तरीके से, सकारात्मक रूप से आप यूं भी समझ सकते हैं कि हो सकता है ईश्वर ने आपके जीवन में उससे कहीं कोई अधिक बड़ा काम करने का भाग्य लिखा हो। इसलिए निराश नहीं होना है। और हम तो कहते हैं कि चुनौतियां जितनी आती हैं, संघर्ष जितना होता है, जीवन उतना ही निखरता है। जो जिंदगी से लड़े होते हैं, अपने पैरों खड़े होते हैं, मिटते देखे हैं सहारों वाले, पेड़ जंगल के अपने आप बड़े होते हैं। कितने झंझावात आते हैं। और मैं अक्सर एक बात और कहता हूं कि जीवन में जितनी चुनौतियां आती हैं, आप डटकर मुकाबला करते हैं तो उतने ही आप बड़े और महान बन जाते हैं। एक वैज्ञानिक ने एक बार कोई प्रयोग किया और वो 10 बार उसमें फेल हुए, तो उन्होंने कहा मैं 10 बार फेल नहीं हुआ, मेरे को ये पता लग गया कि ये प्रयोग इस 10 प्रकार से नहीं हो सकता है। इतना सकारात्मक दृष्टिकोण यदि आप रखते हैं तो निश्चित रूप से जीवन आपका सुगम होगा। शालू जी, पुनः एक बार दर्शकों को तो हम नवरात्रि की शुभकामनाएं देंगे ही, हमारे जो अतिथि आए हैं इनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में आए। और जो है अब ये कार्यक्रम, चूंकि नवरात्रि के प्रथम दिवस पर आज हम सभी दर्शकों का अभिनंदन कर रहे हैं।